राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदे। उन्होंने 3 रुपये पर शेयर्स पर 12 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और आज इन 12 करोड़ की वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। यानी सिर्फ एक अच्छे शेयर ने उन्हें बिलीनियर बना दिया। लेकिन 2003 में राकेश जी को कैसे पता चला कि आने वाले समय में इसके प्राइस बढ़ेंगे और 2003 में 3 रुपये पर शेयर से बढ़कर आज 2025 में 3400 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। तो ये पता चला कंपनी के बारे में किए गए क्वांटिटी और क्वालिटी एनालिसिस से। अब ये दोनों क्या है, आसानी से समझें तो किसी कंपनी की क्वांटिटी को जानने से आप ये समझ सकते हैं कि क्या कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे पाएगी, जिससे एज अ इन्वेस्टर आपका फायदा होगा। इसके बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया है, तो वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट यानी क्वालिटी एनालिसिस को जानेंगे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, ताकि कॉन्फिडेंट होकर किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी की ये 3 क्वालिटीज़ देख लेनी चाहिए। इसमें से लास्ट की 2 क्वालिटी तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी एनालिसिस करके अच्छी कंपनी ढूंढ भी लें और इन तीनों के बारे में ठीक से पता ना हो, तो शायद अच्छा स्टॉक आपसे मिस हो जाए। तो सबसे पहली क्वालिटी जो हमें देखनी चाहिए वो है ब्रांड का नाम, यानी लोग उस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं या कितने ज़्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आज की डेट में जब हम एप्पल शब्द सुनते हैं तो ज़्यादा तो लोग सेब की बजाय एक कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसे ब्रांड का जिसकी अपनी एक यूनिक इमेज है और जिस हिसाब से ये कंपनी मार्केटिंग और इनोवेशन पर लगातार काम कर रही है, तो उम्मीद है ये इमेज आने वाले कई सालों तक ऐसी ही बनी रहे। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इस नॉलेज का यूज़ करके अपनी रिसर्च करें और खुद से डिसाइड करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार आरिफ भाई, चलो ये तो समझ गए कि ब्रांड वैल्यू कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है, लेकिन एक बात बताओ, ये ब्रांड वैल्यू से होता क्या है? तो भाई इससे होता यह है कि ये कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आईफोन, आईपैड या कोई नया मॉडल, तो लोग उस नए प्रोडक्ट के साथ एप्पल का नाम देखकर उस पर भी आसानी से भरोसा करने लगते हैं और इसे खरीद लेते हैं, जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ती है और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे जब भी एप्पल अपना नया आईफोन मॉडल लॉन्च करती है, तो लोग उसे ट्राई करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। खासकर अगर वो कुछ यूनिक हो या टेक्नोलॉजी के मामले में उसमें कुछ ऐसा हो जो लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग ही है। ऐसी कंपनीज हमारी लाइफ में वैल्यूज ऐड करती हुई मार्केट में अपना एक अलग नाम बनाती हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कंपनी की मार्केट डिमांड बढ़ती है और इसलिए ऐसी कंपनीज नए नए मार्केट में एक्सपेंड करती रहती हैं। जैसे किसी नई सिटी या नई स्टेट में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देती हैं, या एक ही स्टेट में अपने ब्रांड से अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती हैं। अब क्योंकि लोग इसे जानते हैं और भरोसा करते हैं, इसलिए इसके सामान को खरीदने लगते हैं, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो चीज़ स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है न्यूज़। स्टॉक मार्केट को कभी कभी शॉक मार्केट भी कहता हूँ। गजब का झटका देता है ये। कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है। धंधा इसे ही कहते हैं ना भाई। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस मूवी के बाद से लगभग सभी को पता चल गया कि न्यूज़ का यूज़ करके किस तरह किसी भी शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें बुल्स यानी शेयर मार्केट में तेजी लाने वाले इन्वेस्टर्स ने मीडिया और खबरों का इस्तेमाल करके करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। और उस दौर में एक नाम न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आया, हर्षद मेहता। उन्होंने ये समझ लिया था कि कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर उठाया जा सकता है। हर्षद और उनको जैसे कई बुल्स बड़ी चालाकी से अखबारों और न्यूज़ चैनल को इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ देते थे, जैसे इंडियन इकोनॉमी में बूम आने वाला है, रिलायंस या एसीसी जैसे स्टॉक्स में बड़ी ग्रोथ दिख रही है, या सरकार ऐसी नई पॉलिसीज ला रही है जिससे शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह की न्यूज़ में भरोसा करके आम लोग भी उनके बताए हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते, जिससे उन कंपनीज के स्टॉक प्राइस अचानक से आसमान छूने लगते। और हर्षद जैसे लोग जो पहले ही उन कंपनीज के शेयर खरीदकर अपने पास रखे होते थे, जब कीमतें बढ़ती तो वो चुपचाप शेयर बेचते और प्रॉफिट लेकर निकल जाते। मीडिया में फैलाई गई ये पॉजिटिविटी सिर्फ एक दिखावा होती, असल में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता था। न्यूज़ देखकर आम लोगों को लगता कि वो कंपनी ग्रो हो रही है, उससे इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन असल में कुछ गिने चुने लोग ही सिस्टम की कमजोरी और न्यूज़ का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। इसलिए किसी भी शेयर में इसलिए इन्वेस्ट करना कि न्यूज़ में आ रहा है, इससे बेटर यह है कि खुद से उसके बारे में रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें। जब मैं 19 के डॉट कॉम बूम के बारे में पढ़ रहा था, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिली। उस समय अमेरिकन स्टॉक मार्केट में डॉट कॉम का क्रेज चल रहा था,
यानी जिस भी कंपनी के आगे .com लगा होता था उसकी वैल्यू खुद ब खुद ही बढ़ जाती थी, फिर चाहे उसके फंडामेंटल्स ठीक हो या नहीं, वो प्रॉफिट में हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्रेज के कुछ ही महीनों बाद यह .com बबल फूट गया और ज़्यादातर कंपनीज का स्टॉक धड़ाम से नीचे आकर गिरा। जब .com कंपनीज का शेयर प्राइस अपने टॉप पर था तो कई लोगों को लगा कि इंटरनेट बिजनेस ही आने वाला फ्यूचर है, जो बाद में सच भी साबित हुआ। लेकिन ऐसा सिर्फ गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कुछ ही कंपनीज के साथ हुआ और ज़्यादातर शुरुआती कंपनीज आज तक उस लॉस को रिकवर भी नहीं कर पाई हैं, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। जिससे हुआ ये कि इस बूम में कई लोगों ने तो कुछ ही समय में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी 90% तक की इन्वेस्टमेंट गंवा दी। यानी जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके सिर्फ 10,000 ही बचे, बाकी का लॉस हो गया। और जिन कुछ परसेंट इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ वो ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कंपनी के बारे में जानकर और उसके फ्यूचर पोटेंशियल को समझकर इन्वेस्ट किया, ना कि बिना रिसर्च के बस इसलिए इन्वेस्ट कर दिया कि बाकी लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। इससे हमें यह समझ आता है कि जब मीडिया और आम लोगों के बीच किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगती हैं तो उस स्टॉक के प्राइस अक्सर अनकंट्रोल होकर अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस समय दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करने के बजाय हमें उस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू जान लेनी चाहिए। किसी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और इसे कैसे जानें, इसे आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को समझना कि यह आने वाले टाइम में कितनी ग्रो हो सकती है। आइए इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। मेरे एक अंकल बता रहे थे जब वो छोटे थे तब रोज एक बूढ़े से अंकल अपनी साइकिल पर कोयला देने आते थे जिसे जलाकर घर में खाना बनता था। इसके अलावा उस समय बिजली भी ज्यादातर कोयले से ही बनती थी, यानी कोयले की काफी डिमांड थी। लेकिन समय बदलने के साथ ज्यादातर लोग खाना बनाने के लिए गैस का यूज करने लगे और बिजली बनाने के लिए कोयले के अलावा दूसरे एनर्जी सोर्सेज जैसे यूरेनियम और सोलर वगैरह का यूज होने लगा। जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि कोयला बनाने वाली कंपनीज का प्रॉफिट एक पॉइंट पर आकर रुक गया, या ऐसे कहें कि समय के साथ जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। और अब सोलर, यूरेनियम और इस तरह के सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज की वैल्यू बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं इससे पोल्यूशन कम होता है, बिजली जल्दी बनती है, इसलिए गवर्नमेंट भी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को काफ़ी सपोर्ट करती आ रही है, जिससे बीते सालों में ऐसी कंपनीज की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसलिए जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि आने वाले समय में उस सेक्टर में होने वाले बदलाव उस कंपनी पर कैसा असर डालेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।